हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच एम में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर 6 एसएसटी के कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर 6 केंद्र सरकार को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जो है प्रधानमंत्री। आज हम प्रधानमंत्री जो पद है केंद्र सरकार में उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, टॉपिक के अंदर हम दो बिंदु पर विचार करते हैं। प्रत्येक टॉपिक के अंदर हम दो बिंदु पर विचार करते हैं। पहला बिंदु होता है गठन और दूसरा बिंदु होता है कार्यवह शक्ति। तो प्रधानमंत्री पद के अंतर्गत हम गठन बिंदु से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की भूमिका जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गठन के अंतर्गत हम जो बिंदु का अध्ययन करेंगे वो बिंदु होगा हमारे पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये एक ही बिंदु है जिसकी भूमिका हमें समझनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। मतलब अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था है कि देश का एक प्रधानमंत्री भी होगा। ठीक, अब संविधान में उपबंधित है कि या संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। ध्यान दीजिए, संसदात्मक प्रणाली अर्थात जहां पर संसद या फिर सदनों का जो व्यवस्था की गई है, जो हाउसेस चलते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता, जिस नेता के पास सबसे ज़्यादा मत हो, वो उस नेता को राष्ट्रपति क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। और यह राष्ट्रपति की क्या है? एक बाध्यता है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां भी हो सकती है जिसमें जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से भी, अपनी बुद्धि से भी कर सकता है। ये था भूमिका राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की भूमिका ये थी। अब हम चलेंगे कार्यवह शक्ति के ऊपर। तो अब प्रधानमंत्री की हम कार्यवह शक्ति देखेंगे। तो कार्यवह शक्ति के अंतर्गत हमें किन बिंदुओं पर विचार या अध्ययन करना पड़ेगा, उनको भी एक बार हम स्मरण कर लेते हैं। तो कार्यवह शक्ति के अंतर्गत पहला बिंदु हमें स्मरण करना पड़ेगा मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण। दूसरा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। ये प्रधानमंत्री की कार्यवह शक्तियां हैं। तीसरा, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। ठीक है। चौथा, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। ठीक, यानी शासन, यानी जो राज्य हम करते हैं जिसमें हमारे को शासन करना है, उसमें विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय यानी संतुलित स्थापित करना। ठीक। पांचवा, लोकसभा का नेता। और छठा, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच स्थापित करता। और सातवां, विभिन्न पद प्रदान करना। 7 बिंदु हैं। 7 बिंदु को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले बिंदु मंत्रिपरिषद का निर्माण से। मंत्रिपरिषद का निर्माण। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करता होता है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री अपने पद को ग्रहण करता है तो उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है कि वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करे। ठीक है, प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री हों। ठीक, यह हुआ पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु हम देखेंगे मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा यानी अब उनको कौन कौन से कार्य देने हैं, उनको किस किस अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में आपको दे सकते हैं काम। ठीक है, ऐसे शिक्षा क्षेत्र में दे सकते हैं। तो ये अलग अलग बंटवारे, अलग सेक्टर्स होते हैं, विभाग होते हैं। इनमें मंत्रियों का बंटवारा भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो देखते हैं, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वयं विवेक के अनुसार ही कार्य करता है। मतलब अपनी बुद्धि से ही कार्य करता है। जो उसको पसंद आएगा, जिसको लगेगा, प्रधानमंत्री को जो लगेगा कि ये क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, तो वो उस क्षेत्र के लिए उसे
चुन लेगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतः कोई आपत्ति नहीं की जाती है। सिर्फ इसमें इतना ही था। हाँ, अब तीसरा बिंदु है मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मतलब अब मंत्रिपरिषद चलेगी कैसे, उसको भी प्रधानमंत्री ही हैंडल करता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या फिर एजेंडा में रखे, ठीक है। कार्यसूची यानी कौन कौन से आज किन किन बातों पर विचार करना है, कौन कौन सी बातों को हमें एग्जीक्यूट करना है और उन्हें आगे ले जाना है और देश के भले के लिए, तो वो सब जो कार्यसूची होती है वो भी कौन तैयार करता है, प्रधानमंत्री। और उस कार्यसूची को हम एजेंडा भी कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखते हैं चौथा बिंदु, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। तो प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। देखिए, आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने, जो ग्रीन मैंने ये जो लिख रखा है शासन के विभिन्न विभागों में, ऐसे 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंटों को आपको याद करना है। बाकी आप इन पॉइंटों को देखकर भी अपना आंसर लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा टेक्स्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि कौन सा था पॉइंट, और अपने आप मन से भी बना सकते हैं, बस सिर्फ समझ में आना चाहिए चीज़, ठीक। अब 5वां पॉइंट है लोकसभा का नेता। तो प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। देखिए, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। जो कानून का निर्माण होता है, देखिए कानून निर्माण का काम कहाँ आता है, कार्यपालिका के अंदर, है ना। तो कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री आता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो सारा काम किसका करता है, कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं, ठीक। मतलब मुख्यतः जो प्रधानमंत्री है वही वास्तव में सारे कार्य संभालता है। छठा पॉइंट, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच स्थापित करता, ठीक। मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है वो सारा काम और जांच या इन्फॉर्मेशन किसको बताना, राष्ट्रपति को, और उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना ही प्रधानमंत्री का कार्य होता है। ये भी हम देखते हैं। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सार्वजनिक, ध्यान से देखिए, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान कौन है, राष्ट्रपति से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यदि हमारे को कोई हमारा सार्वजनिक कोई काम है, यदि हमारे को उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाना है तो वो किसके माध्यम से जा सकता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से। वहीं राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चय से परिचित कराता है। वहीं मतलब प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है, ठीक। अब लास्ट पॉइंट हमारा है 7, विभिन्न पद प्रदान करना। देखिए, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में या वास्तव में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं विवेक से नहीं, वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। समझ में आया। हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है वो चुनते हैं बड़े उच्च अधिकारी, जैसे यूपीएससी के लीडर हो गए, आरपीएससी के लीडर हो गए, इन सबको आईएएस आरएएस हो गए, जिला कलेक्टर, ये सब इनको कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहार में उन सभी को कौन चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक। हमारा प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।